Assalamualaikum everyone and welcome back to another session of our past paper practice, जहाँ पर हम स्मार्टवेयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। और इस सेशन में हम देखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट 3 को। आइए ज़रा उसको रीड करते हैं। तो रिक्वायरमेंट 3 हमसे क्या कहती है? रिक्वायरमेंट 3 कहती है द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्मार्टवेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द चेयर ऑफ द ऑडिट कमेटी। ठीक है, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन ने हमें एक एग्जीक्यूटिव समरी दी है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की। ठीक है, किस पे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। अब क्या आगे कहता है? द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इश्यूज इन एरियाज सच एज एन अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर्स परफॉर्मेंस एंड इंटरनल रिपोर्ट्स। ओके, on behalf of the board of director, the chair of the audit committee has asked you to provide the buying and merchandising director with an objective appraisal of the supply chain management arrangement at Smartware to effectively address the various issues raised in the report। अच्छा, आप देखें क्या हुआ है यहाँ पर। चेयर जो है ऑडिट कमेटी का, ऑडिट कमेटी के चेयर ने आपको एक टास्क दिया है कि भाई आप जो है ना वो प्रोवाइड करें। क्या करें? प्रोवाइड करें किसको? बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर जो है ना उसको एक ऑब्जेक्टिव यानी कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट अरेंजमेंट। अच्छा, अप्रेजल का मतलब क्या होता है? अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन, यानी कि आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट अरेंजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो अरेंजमेंट है उसका एक ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करना है। और बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर को आपने एक रिपोर्ट बनाकर देनी है अपनी। ठीक है ना? तो इस वक्त ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे देखें रिक्वायरमेंट क्या हमारी। रिक्वायर्ड ड्राफ्ट अ मेमो टू द बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर। देखिए इसने खुद कह भी दिया, नहीं भी कहा होता तो हमें पता था क्योंकि ऊपर उसने बता दिया कि आप किसको एड्रेस कर रहे होंगे। which evaluates the effectiveness of internal control system at the company particularly on the procurement side and recommends the control improvement to rectify the identified areas of concern. Professional skill marks are available for commercial acumen skill when recommending the solution to those issues highlighted in the internal audit report. Okay, so हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का है? ये है 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करने होंगे? हमें इश्यूज बताने हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है, पूरे प्रोसेस के अंदर है, और उनके रिकमेंडेशन भी देनी है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं अगर तो 4 या कोशिश करूंगा कि 4 पॉइंट्स मैं इसमें से इश्यूज के फाइंड आउट कर सकूं। अगर मैं 4 इश्यूज फाइंड आउट करता हूं और 4 उसके मैं रिकमेंडेशन देता हूं तो हर पॉइंट मुझे कितने दिला रहा होगा? हर पॉइंट मुझे दिलवा रहा होगा 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स ईच को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो ये मुझे दिलाएगा 8 मार्क्स और ये दिलाएगा 8 मार्क्स। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्कोर 16 मार्क्स इन एग्जाम, राइट? तो आए जरा कोशिश करते हैं इसमें से 4 पॉइंट्स को ढूंढने की। अगर 4 नहीं तो 3 एटलीस्ट भी अच्छे पॉइंट्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं अगर बात करूं फॉर्मेट की तो हम मेमो ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो मेमो में आप हेडिंग लगाएंगे मेमो की, और उसके बाद आप अगेन बताएंगे कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, आप खुद कौन है, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखिए मैंने शॉर्ट सा लिखा है इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस एंड देयर इंप्रूवमेंट। डेट आपने आज की लिख दी, आप अपने एग्जाम की डेट लिखेंगे, और फिर आप एक ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे। दिस ओपनिंग पैराग्राफ इज ऑलवेज एज इजी एज यू कैन। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे दिस मेमो इवैल्यूएट, क्योंकि आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि आपने इवैल्यूएट करना है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इवैल्यूएशन का। जब वर्ड इवैल्यूएशन का यूज हुआ है तो आप यहाँ पर अपने ओपनिंग पैराग्राफ में भी इवैल्यूएट यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या लिख रहे होंगे? आप लिख रहे होंगे ये तमाम एरिया जो कि आपको रिक्वायरमेंट में कहा गया है। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस से लेकर एंड तक ये पूरा आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने क्वेश्चन में से अपने आंसर में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में से आंसर में कॉपी पेस्ट करने की आपको इजाजत होती है। यू हैव दिस फंक्शन, राइट? सो यू विल सेव योर टाइम, और आप इस तरह से अपना ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एक इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके रिस्क लिखते जाएंगे। तो आपने बिल्कुल फोकस के साथ मेरे साथ रहना है। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इंडिकेट की थी जिसकी तरफ, आज जरा उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। उसने कहा था कि हमने आपके साथ क्या शेयर की है? एक एग्जीक्यूटिव समरी शेयर की है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की।
तो वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी अगर आपको याद हो कि एक एग्जिबिट था, एग्जिबिट नंबर 5, जिसके अंदर वो थी, और मैंने कहा था कि हम इसको अभी नहीं देख रहे क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, हम उसे देखेंगे। चाहिए जब जैसे जैसे आप पास पेपर करते जाएंगे, आपकी ये वाली एक जो हैबिट है, ये वाली इंस्टिंक्ट है, ये डेवलप होती जाएगी कि आपको पता लगेगा कि कौन सा एग्जिबिट है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का है, कौन सा एग्जिबिट है जो कि जनरल रिक्वायरमेंट का होगा, और किस तरह से आपने कौन कौन से रिक्वायरमेंट में जाकर किस एग्जिबिट को टच करना है, वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आए जरा रीड करते हैं। ये आ गया हमारे पास एग्जिबिट नंबर 5, that is the executive summary. Yes, that is the executive summary of Smartware internal audit report on supply chain management. आइए इसको रीड करते हैं। Introduction. This report analyzes the effectiveness of the supply chain arrangement between the Smartware and its core suppliers, all of whom are based in the countries in the Southeast Asia. The report itself was requested by the audit committee when information about alleged poor working practices among some suppliers was brought to its attention. ठीक है भाई, कह रहा है कि भाई ये रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ऑडिट कमेटी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाएं, आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करें और आप एक रिपोर्ट बना के हमें दें। कब ये रिक्वेस्ट की? ये रिक्वेस्ट तब की गई थी जब ऑडिट कमेटी को एक अलीज रिपोर्ट मिली कि भाई आपके कुछ जो सप्लायर्स है ना, वो पुअर वर्किंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला ठीक है फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद ये रिपोर्ट बन के आई है। However, the scope of this internal audit extended beyond this narrow social responsibility issue into broader operational and financial management aspect of the smartware supply chain. कहता है कि स्कोप जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं था, बल्कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक इसका स्कोप था इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू Smartware because as a retailer, a very significant proportion of the direct costs relate to inventory purchases, which in turn directly impacts on the corporate profitability and investor return. ठीक है सर, कहता है कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्मार्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो एक रिटेल बिजनेस है और रिटेल बिजनेस में जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट का जो कंपोनेंट होता है सिग्निफिकेंट, वो डायरेक्ट कॉस्ट का होता है। तो इसलिए आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अप्रेजल यानी इवैल्यूएशन। मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स हैव बीन वर्किंग विद स्मार्टवेयर फॉर मोर देन 5 years। ओके, तो इसको जरा हाईलाइट, कुछ की पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। मोर देन 5 years, and there have been no reported instances when purchase order have not been completed on time or in full. This has led to rather complacent attitude from the buying department who do not see the point in fixing something that isn't broken. कहता है कि भाई हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं ना ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो हमारे साथ पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया कि हमारे जो परचेज ऑर्डर है वो या तो इनकम्प्लीट हमें दिए गए हो या हमें वो ऑर्डर डिलीवर ना किए गए हो। तो इस वजह से अब जो बाइंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है ना, उसका ये एटीट्यूड बन गया है कि भाई जब कोई चीज खराब ही नहीं है तो उसको सही करने की क्या जरूरत है। मतलब वो अब इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं बस ठीक है अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, जब गाड़ी चल रही है तो चलने दें। ठीक है भाई। As a result, if no quality problem arise, the buyers rarely contact the supplier, which led to a culture of carelessness. इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट आपसे कह रही है कि भाई आपके बाइंग डिपार्टमेंट में ये कल्चर ऑफ केयरलेसनेस मैंने नोटिस की है कि जब आपके सप्लायर की तरफ से कोई क्वालिटी इशू नहीं आता तो फिर आप लोग एज अ बायर सप्लायर से कांटेक्ट कर ही नहीं रहे, आप उनके साथ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे हैं, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन, किसी किस्म की इंक्वायरी, किसी किस्म का डबल चेक या कोई भी किस्म की आप कन्वर्सेशन कर ही नहीं रहे। क्यों? आप बोल रहे हैं कि बस जब सब सही चल रहा है कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉर्डेड फॉर अ पीरियड ऑफ बिटवीन 3 and 5 years। ओके, ये देखें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट्स कितने साल के हैं भाई? कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं।
विथ प्राइसेस चार्ज इंडेक्स टू इन्फ्लेशन, यानी कि जो प्राइसेस होती हैं वो चेंज हो रही होती है, चार्ज हो रही होती हैं जो आपका इन्फ्लेशन का इंडेक्स है उसके हिसाब से, यानी कि हर साल जो इन्फ्लेशन इंडेक्स में चेंज आता है उसी हिसाब से आप अपने प्राइसेस को ऑल्टर कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल जो है ना खाना पूरी वाला काम चल रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5 साल तक अब छुट्टी है, सब बैठे बैठे बस ऑर्डर प्लेस करो, चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी का कोई इशू नहीं, हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोई इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, प्राइसेस भी खुद ब खुद इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रही हैं, हम खुश हैं। ठीक है ना भाई। दिस मीन्स दैट द प्राइसेस अराइज एनुअली बाय ओनली अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स व्हेन is then built into the SmartWare's budgeting process. No efforts is made by the buying department during a contract period to compare what price the company is paying to its supplier compared with the industry average or competition. सर इसी एक पैराग्राफ में मैं आपको बताऊं 3 इश्यूज मुझे नजर आए। 3 इश्यूज क्या हैं सर? आए जरा पहला इशू आपको बताऊं। पहला इशू कि भाई हम ये कह रहे हैं कि हम केयरलेसनेस, हमारा कल्चर ऑफ केयरलेसनेस है, यानी कि हम जब तक कोई इशू नहीं आ रहा है, सारे परचेज ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, हम सप्लायर से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो अपने कस्टमर्स के अपने वर्कर्स को सही ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके प्रोसेसेस कैसे हैं, सही है या नहीं है, वो अपने मटेरियल किस तरह के यूज़ कर रहे हैं, क्या वो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं नहीं करते, हम कोई चीज़ से लेना देना नहीं रखा हुआ है, हमने कहा है बस हमें हमारी चीज़ अच्छी मिल रही है, हम खुश हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स के अगेंस्ट है। दूसरा इशू सर ये देखें, हम कह रहे हैं कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो 3 से 5 साल के हैं, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको नहीं लगता कि ये कंपनी को बाउंड कर रहे हैं? यानी कि अगर तो कंपनी को बीच में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अच्छा और इकोनॉमिकल सप्लायर मिलता है, तो कंपनी उसकी तरफ नहीं जा पाएगी क्योंकि कंपनी तो बाउंड है 3 से 5 साल के लिए। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और तीसरा इशू मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है भाई कि हम कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं एज अ बाइंग डिपार्टमेंट के भाई हमें जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है, हमें सामने सप्लाईज मिल रही है, उसकी निगोशिएशन में हम कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस चल रहे हैं वो चलते आ रहे हैं, बस प्राइस इंडेक्स के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अगर बीच में हमें कोई दूसरा सप्लायर, कोई दूसरा सोर्स मिल सकता है, या कोई इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में दूसरे कॉम्पिटिटर्स अगर कहीं से सस्ता चीज़ें खरीद रहे हैं, हम वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई बस प्राइस इंडेक्स पे चलते रहो। तो ये 3 मेन इश्यूज हैं। अब बीइंग अ रिटेलर, जब आपकी डायरेक्ट कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है आपकी टोटल कॉस्ट की, उसके बावजूद आप इतने केयरलेस होकर चल रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट को कम करने के कोई मेजर्स ही नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द कंपनी वुड बी प्रॉफिटेबल, राइट? तो ये एक बड़ा इशू है। आगे पढ़ते हैं। The allegation that have been made about the poor working condition in some supplier factories have gone unchallenged and even possibly unnoticed by the buying team. If the supplier had been more effectively monitored, then buying department would have identified a clear contravention of the general terms and condition contained within all SmartWare supplies contract. All देखें क्या बोल रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये मसला है। यानी कि बोलता है कि भाई जो पुअर वर्किंग कंडीशन के मसले मसाइल थे ना वो अनचैलेंज गए, अननोटिस गए बाइंग टीम की तरफ से। और अगर बाइंग टीम थोड़ा सही से अगर उनको इन्वेस्टिगेट करती, इंक्वायर करती या थोड़ा सा फोकस के साथ भी देखती, तो उसे हर सप्लायर में कुछ ना कुछ इश्यूज नज़र आते जर्नल टर्म्स एंड कंडीशंस के। ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपके SOPs होते हैं, आपके टर्म्स एग्रीड होते हैं कि आप किस तरह से अपने वर्कर्स के साथ बिहेव करेंगे, आप इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नेचुरल और सेक्रेड रिसोर्सेज, स्कार रिसोर्सेज आप इनको वेस्ट नहीं करेंगे, इनको जो है ना वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे। ये तमाम चीज़ें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ आपको ब्रीचेस नज़र आएंगे। These standard terms are a reflection of SmartWare own corporate social responsibility commitments। जैसा कि अभी हमने बात की कि भाई ये तो हमारी corporate social responsibility की commitments थी, उसी को हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया था कि भाई हमारा सप्लायर भी इससे अधेर करेगा, इससे इस कंप्लाइंट रहेगा। However, as the buying department operate as cost center, the buyer's primary motivation is always to keep costs down rather than monitoring the ethical practice of the supplier.
तो ये चौथा इशू मुझे मिल गया है सर। यहाँ पर ये है कि भाई पुअर वर्किंग कंडीशन जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। तो ये जो नहीं हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई और हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम तो बाइंग डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, हमारा काम एथिकल कंसर्न्स को देखना तो नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो पुअर वर्किंग कंडीशन है सप्लायर्स के एंड पे ये कंटिन्यूड है, जो कि आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट्स के अगेंस्ट है। सर आगे देखते हैं, आगे एक और मसला है होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि एक बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसको रीड करते हैं। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट एनी सीरियस ब्रीच ऑफ द सप्लायर परफॉर्मेंस और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर वुड बी रिपोर्टेड टू सीनियर मैनेजमेंट so that an appropriate and measured response could be made. However, the word serious is rather subjective and it is entirely up to the buying department whether or not to escalate any matter. Consequently, if a serious issue is not raised, then the buying and merchandising director would not be aware of any problem, and so he would not bring it to the attention of the board. The absence of formalized regular reporting means that the supply chain issues are only ever considered by the board of Smartware when an exceptional event occurred, and this has not been the case over the past 2 years. Therefore, the board has been working on the assumption that the supply chain management in the company is operating efficiently and effectively. When this audit has shown this is not the case, this represents a serious internal control weakness which needs to be rectified. सर यहाँ पर एक बड़ा सीरियस मसला मुझे नजर आया है, वो ये है कि भाई yes, supply chain issues are only ever considered by the board when exceptional event occur, and this has not been the case over the past 2 years. बोला है कि भाई सप्लाई चेन के इश्यूज बोर्ड की नजर में या बोर्ड के नोटिस में तब आते हैं जब कोई सीरियस एक्सेप्शनल केस होता है। अभी सीरियस एक्सेप्शनल केस जब तक ना हो तो छोटे मोटे मामला बोर्ड तक पहुंचते ही नहीं है, एक ये चीज। और दूसरी चीज ये सीरियस की जो डेफिनेशन है ना, ये भी कोई डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो सप्लाई बाइंग टीम के ऊपर है कि वो जिस चीज को सीरियस कंसिडर करेंगे वो ऊपर रिपोर्ट करेंगे मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर को, और मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर फिर बोर्ड को बताएगा। और पिछले 2 सालों में बाइंग टीम ने ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट किया ही नहीं है, जबकि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बोलती है कि भाई मसले मसाइल हैं। तो अब यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि बोर्ड को पता ही नहीं लग पा रहा, क्योंकि बोर्ड की जो रिपोर्टिंग हायरार्की है वो ये है कि भाई जो सीरियस इश्यूज आएंगे वो हमें से पता लगेंगे। तो ये सर 4 इश्यूज हैं जो कि मुझे लग रहा है कि भाई ये बड़े सीरियस इश्यूज है। 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया। तो इस क्वेश्चन के नंबर्स के हिसाब से तो हमें सिर्फ 4 ही लिखने हैं, मगर हमारे पास 5 इश्यूज आ चुके हैं। तो इन 5 इश्यूज को हमने डिस्कस भी किया है। अब बस जल्दी से इनको ड्राफ्ट करते हैं और इनके अगेंस्ट जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं हम उनको भी मेंशन करते हैं। तो देखें, मैंने अपने पास पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग्स भी लगा दिए। हेडिंग्स में पहला हमारा पॉइंट होगा कल्चर ऑफ केयरलेसनेस का, दूसरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का, तीसरा नो एफर्ट्स इन नेगोशिएशन, चौथा पुअर वर्किंग कंडीशन और 5वां इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, जब आप अपने एग्जाम में इस तरह से आंसर को ड्राफ्ट कर रहे होंगे, बिलीव मी इसमें से आधी से ज्यादा बातें आप क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करोगे। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। वंस यू हैव डन विद द आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स, नाउ यू जस्ट नीड टू स्टार्ट द सेंटेंस एंड देन कॉपी पेस्ट द थिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट। क्योंकि देखें यहाँ पर आपने कल्चर ऑफ केयरलेसनेस लिख दिया। अब ये कल्चर ऑफ केयरलेसनेस क्या है सर, यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरह यहाँ पर मार्क किया हुआ है, आपके पास दिखाया हुआ है। If no quality problem arises, the buyers rarely contact the supplier, which led to culture of carelessness. ठीक है, तो यहाँ पर यही बात आपने कॉपी पेस्ट करके वहां पर लिखनी है कि भाई अगर कोई मसले मसाइल नजर आते हैं तो ये यहाँ से शुरू कर सकते हैं बेसिकली। इनफैक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करें। The buying department has the complacent attitude from the buying देखो, this has led to a complacent attitude from the buying department। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, there has been a complacent attitude from the buying department who do not see, यहाँ से the point in fixing something, यहाँ से लेकर पूरा आप यहाँ से culture of carelessness तक कॉपी करेंगे and that's it, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। यानी आपने अपनी तरफ से कुछ भी लिखना नहीं था, राइट। तो आए जरा मैं इसको स्टार्ट और एंड का पॉइंट लिख देता हूँ, so that you can recall if you are looking at the answer।
अब आप आगे इसका इम्प्रूवमेंट का पॉइंट लिखना होगा। तो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट के अंदर अगर मैं जाऊं तो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पर कि द बायर एंड दिस विल कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं सर, आप इसके अलावा स्टिल अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई कोई क्वालिटी इश्यूज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मसले मसाइल, तो भी आप बिल्कुल उनको छोड़े मत। आप एटलीस्ट कोई एनुअल इवेल्यूशन या अप्रेजल या बायर इवेल्यूशन टाइप की कोई चीज करें, जिससे क्या हो कि आपके सप्लायर को एक ये चीज रहे, आपके सप्लायर के दिमाग में एक चीज ये रहे कि भाई कंपनी का चेक एंड बैलेंस चल रहा है, कंपनी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अल्लाह हवाले चल रही है, कंपनी ने चीजों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा हुआ, ताकि वो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, राइट। सो इस तरह का एक एनुअल अप्रेजल टाइप कोई चीज होनी चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं, देयर शुड बी एट लीस्ट एनुअल सप्लायर अप्रेजल। ओके, तो इस तरह से करके आप ये कल्चर ऑफ केयरलेसनेस को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज वेरी इजी सर। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, द सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉर्डेड फॉर अ पीरियड बिटवीन 2 और 3 to 5 years। तो इसी लाइन को आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे द सप्लायर्स ठीक है सर। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा है द सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉर्डेड फॉर 3 to 5 years व्हिच आर अ लॉन्ग पीरियड एंड इट the company from grabbing the favorable opportunity or contract from the new supplier in future। यहाँ पर इसको फ्यूचर भी लिख देते हैं सर। इसके अलावा अब आप इसका एक्शन क्या कर सकते हैं, इसका अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन क्या हो सकता है सर, वो ये हो सकता है कि आप कहें कि भाई द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, देखें क्या लिखा है हमने, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी शॉर्टर फॉर लाइक 1 to 2 years, ओके, विद एक्सटेंशन ऑप्शन बेस्ड ऑन सप्लायर्स अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस। यानी कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे कोई अगले 1 या 2 साल बाद, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका अप्रेजल हम अच्छा होगा, तो फिर हम एक्सटेंड करेंगे। अदरवाइज कंपनी वुड हैव द चांस टू मूव टू अनदर सप्लायर जो कि आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छे टर्म्स, अच्छे प्राइसेस ऑफर कर रहा होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, कंपनी बाउंड नहीं हो रही होगी। आगे बात करते हैं नो एफर्ट्स इन नेगोशिएशन। अगेन सर आप यहां से इसको उठाएं, नो एफर्ट्स इज मेड बाय द बाइंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टू कंपेयर व्हाट प्राइसेस द कंपनी इज पेइंग एंड सप्लायर कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्रियल एवरेज कंपटीशन। सर आप इसी लाइन को यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है। इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि कंपनी की जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट कॉस्ट का है, सही है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट का सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, तो आप अगर अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं, तो आपको लगातार अपनी कॉस्ट को कम करना होगा। और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपका कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर का तो काम यही है कि आपको कॉस्ट सेविंग्स ला कर दे। तो उसको पूरी इंडस्ट्री की एवरेज के साथ, जो इंडस्ट्री में एवरेज प्राइसेस चल रही है, उन सबको सामने रख कर एक अच्छे वे में निगोशिएशन करनी चाहिए अपने सप्लायर के साथ, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ये लाइन को कॉपी करेंगे और उसके बाद ये वाली बात लिखेंगे कि भाई किस तरह आपको ये नुकसान दे रही है, राइट। और फिर आप रेमेडियल एक्शन भी बताएंगे। तो सर हमने यहाँ पर लिखा इसको, दिस मस्ट बी कॉजिंग द डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी एज इन रिटेल इंडस्ट्री द सिग्निफिकेंट पोर्शन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड नॉट नेगोशिएटिंग ऑन कॉस्ट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब तो हमें बताना होगा कि भाई हम इसकी रेमेडियल एक्शन क्या बता रहे हैं, इंप्रूवमेंट क्या बता रहे हैं। सर इंप्रूवमेंट ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी एग्रेसिव, इफ नॉट एग्रेसिव देयर शुड बी प्रोएक्टिव नेगोशिएशन विद द सप्लायर्स। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के ऊपर आप ना चलें, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सप्लायर्स, उनकी कॉस्ट को, इंडस्ट्री की एवरेज को, इनको कंपेयर करें और इसी तरह अपने जो सप्लायर है उसके साथ अपनी टर्म्स और अपनी प्राइसिंग है उसको एग्री करवाएं, रादर देन गोइंग फॉर द इंडेक्स बेस्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, राइट। तो सर यहाँ पर हमने लिखा है देयर शुड बी अ प्रॉपर प्राइसिंग नेगोशिएशन विद द सप्लायर रादर देन रिलाइंग ऑन द इंडेक्स ओनली।
The buying department, being the cost center, should give SW the cost saving, and since the direct costs are the major proportion, the saving could be significant and will improve financial results of the SW. तो सर हमने यहाँ पर 3 अपने रिस्क लिखे और तीनों के इम्प्रूवमेंट पॉइंट भी हमने सजेस्ट किए। आगे हमारे पास पुअर कंडीशन। तो पुअर कंडीशन में हम ये बता रहे हैं कि भाई पुअर कंडीशन से रिलेटेड क्या बात थी सर? पुअर कंडीशन से रिलेटेड ये बात थी कि कुछ ऐसे सप्लायर्स थे कि जहाँ पर पुअर वर्किंग कंडीशन नोटिस की गई है और ये चीज जो थी वो हमारे बाइंग डिपार्टमेंट ने इसको अननोटिस किया है, इसको इग्नोर किया है। तो ये चीज हमें मेंशन करनी पड़ेगी। कहाँ से लेकर कहाँ तक सर? Poor working conditions in some supplier factories have gone unchallenged and even possibly unnoticed by the buying team. If the supplier had been more effectively monitored, then the buying department would have identified the clear contravention of the general terms and conditions contained in all Smartware supplier contracts. These standards are a reflection of the Smartware own corporate social commitment. सही है भाई। तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ सर, देखिए यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे आप अपने आंसर में, राइट? तो ये जरा मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूं। पुअर वर्किंग कंडीशन से लेकर आप कहाँ तक लिख रहे होंगे सर? आप लिख रहे होंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। ओके, तो ये आपका बेसिकली आपने इशू को आइडेंटिफाई कर दिया और इशू को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक और बात लिखेंगे कि सर दिस शुड बी एड्रेस, दिस शुड बी एड्रेस। क्यों? क्योंकि सर ये वो इशू है जो हमारे कॉर्पोरेट जो हमारा स्ट्रेटेजिक गोल है ये उससे अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक गोल क्या था? आए जरा मैं आपको स्ट्रेटेजिक गोल बताता हूँ। स्ट्रेटेजिक गोल हमारा ये रहा, function with highest ethical standard of the corporate social responsibility, expecting the same from the business partner। आप इसको भी कॉपी पेस्ट करके अपने आंसर में लेकर जाएंगे। As this is our strategic goal to, और यहां से फिर आप वो लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड दिस विल गिव यू अ गुड सेंटेंस और दी पैराग्राफ, राइट? अब यहाँ पर पुअर वर्किंग कंडीशन, इसका अब आपने क्या करना है सर? इसका आप बताएं क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। पहली चीज भाई जो मसला आ रहा है कि भाई सप्लायर आपका जो बाइंग टीम है वो इसको अननोटिस क्यों कर रही है? सही है ना? वो क्यों कर रही है सर? क्योंकि बाइंग डिपार्टमेंट जो है ना अपने आप को कहता है कि मैं कॉस्ट सेंटर हूँ, मेरी जो है वो कीप द कॉस्ट डाउन, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा एथिकल प्रैक्टिसेस और सप्लायर्स को देखना ये मेरा काम नहीं है। तो पहले तो आपको सर रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बाइंग टीम, ताकि भाई उनको बता दिया जाए कि ये भी आप ही का काम है, आप इससे अपनी जान ना छुड़ाएं। आप ये ना कहें कि भाई हमारा तो ये काम नहीं है। पहली चीज ये हो गई। स्ट्रिक्ट नहीं, पहले हम आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट लिखेंगे कि जिससे हम डिटेक्ट कर सके कि ये जो ब्रीचेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले आप कहें कि सरप्राइज ऑडिट और विजिट टू सप्लायर्स, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें जहां पर ये ब्रीचेस हो रहे हैं। नंबर 3, जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए तो आप क्या करें? टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट करें उन सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट को। नंबर 4, इम्पोज पेनल्टीज एज वेल। ठीक है भाई, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो इनके साथ तय हुई थी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और हमारी कॉर्पोरेट सोशल कमिटमेंट जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमिटमेंट हमारी, तो हमें ये कहती है कि भाई ऐसे लोगों से फिर आप कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप ना रखें। तो हम नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, रिपोर्टिंग, इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या था सर? हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको पता ही नहीं लग पा रहा नीचे क्या इश्यूज चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ जो सीरियस और यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है सर? इसको एक्सेप्शनल इवेंट पता लगेंगे। तो एक्सेप्शनल इवेंट जो है वो कोई हो ही नहीं रहे, क्योंकि बाइंग टीम उसको सीरियस कंसिडर नहीं कर रही है। तो पिछले 2 सालों से उनको कुछ नहीं पता लगा है। तो ये लाइन आप यहाँ पर यहां से लेकर देखें, द एब्सेंस से लेकर कहां तक? आप यहां तक, द केस तक, यहां तक आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और आपका एक अच्छा ओपनिंग पैराग्राफ बन जाएगा।
ठीक है, तो फिर आपने ये यहाँ से लेकर पूरा कॉपी करेंगे, देन उसके बाद आप लिख देंगे कि भाई दिस इज नॉट इनेबलिंग द बोर्ड टू टेक द timely actions in regards of supply chain management. अच्छा, इसकी इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए? There should be proper reporting mechanism placed. Okay, और अब ये वाली चीज नहीं चलेगी कि भाई ये सीरियस इशू होगा तो हम बताएंगे, सीरियस इशू जो है वो अब जब बाइंग टीम को लगेगा तो वो एस्केलेट करेगी। नो 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 नो, अब यहाँ पर एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनेगा, ठीक है ना, और डैशबोर्ड में वो तमाम इश्यूज को आप रिपोर्ट करेंगे और आप ये कर लें कि भाई आप उसकी सीरियसनेस खुद से बता दें, मगर बोर्ड के सामने वो सारे इश्यूज जाने चाहिए। बोर्ड हो सकता है कि आपने किसी इशू को सीरियस नहीं देखा, लेकिन बोर्ड अपने इंटेलेक्ट, अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से कहे कि नहीं ये इशू तो सीरियस है, हमें तो इसके ऊपर एक्शन लेना है। सो नाउ यू विल बी रिपोर्टिंग ईच एंड एवरी इशू टू बोर्ड और उसकी सीरियसनेस आप बना देंगे। ठीक है, डैशबोर्ड ऑफ इश्यूज, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा सर कि आप एक डैशबोर्डिंग सिस्टम रखेंगे अब, और उसके ऊपर आप तमाम इश्यूज को वहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ उसकी सीरियसनेस की रेटिंग भी बताएंगे कि कौन, लेट से आप जो मोस्ट सीरियस उनको रेड हाईलाइट कर सकते हैं, जो उससे कम है उनको येलो, जो थोड़े कम है उनको आपने येलो, ग्रीन और ब्लू हाईलाइट कर दिया। सो दिस हाउ यू कैन गिव देम अ सीरियसनेस रेटिंग, राइट, और ताकि बोर्ड को तमाम चीज़ों का टाइमली पता लग सके और बोर्ड उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन टाइमली डिसाइड कर सके। So this was our answer of the requirement number 3, जहां पर उसने आपसे कहा था कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मसले मसाइल बताए गए हैं उससे आप इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और उसकी इम्प्रूवमेंट बताएं। So this was all about this question. I hope कि मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। See you in the next class, जहां पर हम SC पास पेपर की दूसरी रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।